हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून 2024 का करंट अफेयर्स। तो दिस इज आवर टीम और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। फर्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो आसाम ट्रिब्यून से हमने लिया है और ये बात करता है रिस्टोरिंग आवर लैंड की। तो आज जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ये टॉपिक जो है वो उसी पे बात करता है जो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी वाले पार्ट में और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट वाले पार्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको हम एनालाइज करते हैं। तो पहले बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन क्या है और ड्राउट्स क्या है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि बहुत सारा फर्टाइल लैंड है और धीरे धीरे वहां पे बारिश कम होने लगती है, लैंड की फर्टिलिटी कम होने लगती है, वहां पे वेजिटेशन कम होने लगता है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कम होने लगते हैं और वो लैंड धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेजर्टिफाई हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट्स। ड्राउट स्ट्राइक स्विफ्टली, ड्रेनिंग रिजर्वायर्स, विदरिंग क्रॉप्स एंड चैलेंजिंग आवर रेजिलियंस। ड्राउट्स जनरली क्या होता है कि जब जितना रेनफॉल उस एरिया में होता है उससे अगर कम रेनफॉल होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राउट्स की सिचुएशन बोलते हैं। तो ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक काफी ग्लोबल कंसर्न है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड के लिए ग्लोबल कंसर्न है। 1992 जब अर्थ समिट हुआ था, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, वहां पे डिजर्टिफिकेशन के बारे में भी काफी चिंता उठाई गई थी और यूएनसीसीडी करके यूनाइटेड नेशन का एक सब पार्ट बना जो कि डिजर्टिफिकेशन से कम्बैट करेगा। कम्बैट करेगा मतलब लड़ेगा और डिजर्टिफिकेशन से वर्ल्ड को बचाने का काम करेगा। यूएनसीसीडी क्या कहता है? यूएनसीसीडी कहता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये कहता है अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज अफेक्टेड बाय डिजर्टिफिकेशन, थ्रेटनिंग टू लाइवलीहुड ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। तो ये डिजर्टिफिकेशन, कितना लैंड डेजर्टिफाई हुआ है और कितने लोगों का लाइफ और लाइवलीहुड को थ्रेटन करता है, ये सीधे सीधे डेटा है। ये डेटा सीधे सीधे आप इंट्रोडक्शन वगैरह में भी यूज कर सकते हो। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? बाई 2050 एन एस्टिमेटेड 50 मिलियन पीपल मे बी डिस्प्लेस्ड। इतने लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं लैंड को डिग्रेड होने की वजह से। लैंड डिग्रेड डिग्रेड होते 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 वो डिजर्टिफाई होता है। रीजनल इम्पैक्ट एशिया में क्या है? अबाउट 39% ऑफ एशियाज लैंड इज इम्पैक्टेड, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया, affecting approximately 1.1 billion people and resulting in significant economic cost due to reduced agricultural area। अब एशिया के लैंड की बात करें, 39% एशिया का लैंड जो है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, वो इम्पैक्ट हो रहा है और मोर देन 1 बिलियन लोगों का इससे काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा कम हो गया। इंडिया में भी बहुत सारे रीजन है, जैसे महाराष्ट्र में रीजन है, मराठवाड़ा, विदर्भ, ऐसे रीजन जो है, और राजस्थान के रीजन, गुजरात के रीजन, ये जो रीजन है उसमें 30% लैंड जो है वो डिजर्टिफाई हो रहा है। कम्युनिटीज इन दीज रीजन्स फेस रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट। जब डेजर्टिफिकेशन होगा तो एग्रीकल्चरल आउटपुट घटेगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट घटेगा तो फार्मर्स का इनकम घटेगा, और देखोगे कि महाराष्ट्र से बहुत सारे फार्मर जो है वो फॉर्म सुसाइड भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा इम्पैक्ट इंडिया में देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि इससे कम्बैट करने के लिए वर्ल्ड ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो पहला तो आपको पता ही चल गया कि यूएनसीसीडी बना ही था इसके लिए। उसके बाद ग्लोबल एंड रीजनल इनिशिएटिव बहुत सारे लिए गए, जैसे यूएनसीसीडी ने एक इनिशिएटिव लिया है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। मतलब लैंड जो डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती जा रही है, उसको न्यूट्रल कर लेना है, उसको बैलेंस कर लेना है। कब तक? 2030 तक तो कर ही लेना है। इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं? रीस्टोरेशन के प्रोजेक्ट, मतलब जो पहले कभी एक अच्छा हरा भरा जगह हुआ करता था और वो धीरे धीरे थोड़ा डेजर्टिफाई हो गया है, उसको वापस से रीस्टोर करने का प्रोजेक्ट लिया गया है। जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल इन अफ्रीका। अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रीन वॉल मतलब पेड़ पौधे लगाने की बात चल रही है, और ये 100 मिलियन हेक्टेयर तक लगाया जाएगा 2030 तक। चाइना का गोबी डेजर्ट पे भी इनिशिएटिव लिया गया है और वहां पे वेजिटेशन कवर जो है, पेड़ पौधों का कवर जो है बढ़ रहा है। ब्राजील कांटिजिना बायोम इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स रीफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।
आप पूछते हो ना कि सर एग्जाम्पल्स कहाँ से लिखें, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो न्यूज़पेपर एनालिसिस में आते हैं, इनको आपको नोट्स बनाना है, तो जाके काम आपका फायदा हो पाएगा। और एग्जाम्पल्स, इनको हम लोग एग्जाम्पल्स भी बोलते हैं और केस स्टडी भी बोलते हैं। तो ये सारे आपके आंसर्स में होने चाहिए इफ यू वांट टू इनरिच योर आंसर्स। नेशनल एफर्ट क्या है, इंडिया ने क्या क्या एफर्ट लिया है? पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। Countries worldwide are implementing policies to promote sustainable land management and reforestation. इंडिया का कमिटमेंट क्या है? इंडिया एम टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। इंडिया एम करता है कि 26 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है, डिग्रेडेड लैंड, वो 2030 तक उसको क्या कर ले, रीस्टोर कर ले। तो इंडिया भी ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। सैटेलाइट से वैसे लैंड का मॉनिटर किया जा रहा है जो डिग्रेड हो रहा है, डिजर्टिफाई हो रहे हैं, वहां पे कैनोपी कवर चेक किया जाता है, वहां पे बाकी सॉइल कंडीशन वगैरह चेक करी जाती हैं मॉनिटरिंग सैटेलाइट से करके, और डेटा जो भी आता है उसको एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लिए गए हैं? यूरोप ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, यूरोप की स्पेस एजेंसी ने डेजर्ट वॉच करके, नासा का सैटेलाइट प्रोग्राम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेड लैंड रिस्टोरेशन। इंडिविजुअल पर्सन्स या इंडिविजुअल के अलावा कम्युनिटीज ने भी लैंड को रिस्टोर करने के काफी स्टेप्स लिए हैं इंडिया में। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि आप अपने एसेज में काफी ज्यादा यूज कर सकते हो, और इनफैक्ट कभी कभी आप अपने एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जादव पेंग, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। In 1979, he began transforming a barren sandbar beside the Brahmaputra River into a lush green forest. 1979 में उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया एक बैरन सैंड बार को ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे, और वहां पे फॉरेस्ट जैसा उगा लिया। पाएंग मोलाई फॉरेस्ट नाउ स्पैन्स ओवर 1360 एकर्स। सोचो इतने एकड़ में उनका फॉरेस्ट फैला हुआ है, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है और सॉइल इरोजन से भी उस एरिया को बचाता है। फिर हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह की, जिनको बोला जाता है द वाटर मैन ऑफ इंडिया। लेट द रिवाइवल ऑफ अरवरी रिवर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जुहाद। जुहाद मतलब वाटर टैंक वगैरह बना के, चेक डैम्स बनाकर अरवरी रिवर को उन्होंने रिवाइव किया। द रिन्यूड वाटर सोर्सेज ट्रांसफॉर्म्ड लोकल एग्रीकल्चर, रिवाइटलाइजिंग फील्ड एंड ब्रिंगिंग होप टू फार्मर्स। जीएस पेपर 3 में ये चीजें डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। हिवरे बाजार महाराष्ट्र अंदर पुपाटरो पावर द विलेज अडॉप्टेड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, प्लांटेड ट्रीज एंड मैनेज वाटर रिसोर्स एफिशिएंटली। द विलेज सॉ improved वाटर अवेलेबिलिटी, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल एड एंड enhanced रेजिलियंस टू ड्राउट। तो ड्राउट से रेजिलियंस भी इन जगह को मिलने लग गया। अब बात करते हैं एक्शंस फॉर लैंड रिस्टोरेशन। लैंड रिस्टोर करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया जाएगा? ट्रीज लगाओ, जितना ज्यादा ट्री हो सकता है उतना ज्यादा लगाओ। वेजिटेबल कवर लगाओ। सॉइल इरोजन से क्या करना है? प्रिवेंट करना है। वाटर को रिटेंशन को बढ़ाना है कि वाटर ज्यादा रिटेन करे। एंड क्रिएट माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट हो। वाटर सेविंग टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जितना सेव करेंगे उतना ही हम लोग डेजर्टिफिकेशन और बाकी लैंड डिग्रेडेशन से हम लोग बचा सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल। जैसे राइस है, राइस को बोला जाता है वाटर इंटेंसिव क्रॉप। वाटर इंटेंसिव या वाटर गजलिंग क्रॉप, बहुत ज्यादा ये वाटर पीता है, पानी बहुत ज्यादा पीता है। इसकी जगह अगर हम लोग कोई और क्रॉप जैसे कि मिलेट्स लगाते हैं तो वो पानी का यूज कम करता है। शुगर केन बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। तो अगर राइस और शुगर केन ये हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जगहों पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे डेजर्टिफिकेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यहाँ पे जरूरत है क्रॉप को रोटेट करते रहने की, सॉयल हेल्थ को बार बार चेक करते रहने की, मिलेट्स वगैरह को कल्टीवेट करने की। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, कम्युनिटीज कई बार काफी बड़ा काम कर जाती हैं। जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा क्या करता है? 100 डेज का जॉब देता है विलेजेस में, है ना। तो मनरेगा में जिन लोगों को जॉब मिलता है उन लोगों से कई बार काम कराया जाता है वाटर शेड डेवलपमेंट का। चेक डैम बना दो, पॉन्ड्स बना दो। तो ऐसे कम्युनिटी इन्वॉल्व होके कई बार वाटर इंटेंसिव काम कर लेते हैं। कॉल टू एक्शन, थीम इस साल का जो है वो क्या है? लैंड रीस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्राउट रेजिलियंस इज अ कॉल टू एक्शन, नॉट जस्ट फॉर गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ अस। Every small action, whether planting trees, conserving water, or supporting sustainable practices,
कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर चेंज को कंट्रीब्यूट करता है। आवर लैंड इज आवर हेरिटेज एंड आवर फ्यूचर। बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन हील पास्ट वुंड्स एंड कल्टिवेट अ रेजिलिएंट एंड थ्राइविंग एनवायरनमेंट फॉर जनरेशन टू कम। द हेल्थ ऑफ आवर लैंड रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ आवर लाइफ। अपने जो हेल्थ है लैंड का, वही हमारा फ्यूचर लाइफ को दिखाता है। सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन अ कैटलिस्ट फॉर अ क्लीनर एनर्जी फ्यूचर फॉर इंडिया। तो हाइड्रोजन तो आप समझते हो, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक गैस होता है। ये गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो पानी बन सकता है ना? और पानी तो बनता है, बट पानी के अलावा और क्या होता है हाइड्रोजन में? तो पानी के अलावा और जो चीजें होती हैं हाइड्रोजन में, ये होता है कि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। अब बात यह है कि हाइड्रोजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन को एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। बट क्या इतना हाइड्रोजन एबंडेंस में अवेलेबल है? इतना हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल है? तो नहीं, इतना हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन को हमें जनरेट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। और सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? पानी। पूरे अर्थ में मोर देन 70% तो पानी ही पानी है। जब पानी है, इस पानी को हम लोग तोड़ सकते हैं ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, और फिर वापस से हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, जो कि काफी क्लीन फ्यूल होगा, क्योंकि ये बर्न होगा तो पानी ही प्रोड्यूस करेगा। ये बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का कोई और भी प्रोड्यूस नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये बात हो गई हमारी हाइड्रोजन की। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हाइड्रोजन हमें वाटर से लेना है तो वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा। वाटर के ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, अब ब्रेक करने में जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और उसको ब्रेक करने में हम लोगों ने एनर्जी जो यूज किया वो कोल बेस्ड है, वो थर्मल पावर बेस्ड है। तो फिर क्या ही फायदा हुआ? फिर कोई खास फायदा हुआ नहीं। तो ऐसे हाइड्रोजन को हमें क्या ही करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पॉल्यूट करके ही आ रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन को जनरेट करें बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बट वो हाइड्रोजन का जनरेशन ऐसा हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या वैसा कुछ प्रोड्यूस करे ही ना, प्रोडक्शन में भी प्रोड्यूस नहीं करे। जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, सोलर वोलर यूज करें, और फिर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें और उसमें हाइड्रोजन सेपरेट करें। तो इस प्रोसेस को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का वैसे इमिशन नहीं हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। आई होप आपको ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आया होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन में बात लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा चल रही है। अब 2 साल से बहुत ज्यादा चल रही है, तो फिर अब इसको यूज करना चाहिए। अब बात पोटेंशियल की बहुत बात हो चुकी है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बट उसको कैसे यूज करेंगे उस पर बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करते हैं तो हमारे कमिटमेंट पूरे होते हैं जो हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कितना ग्रीन हाउस इमिशन गैसेस का हम लोग कम करने वाले हैं। द नेशन हैज अनाउंस्ड गोल फॉर एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी एंड ईजिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग, showcasing a diverse and comprehensive approach. Net zero emission goal. India has declared its ambition to achieve net zero emissions, signaling a significant commitment to combating climate change. इंडिया क्या सिग्नेट कर रहा है कि हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे कार्बन एमिशन में 2070 तक। तो अगर नेट जीरो होना चाहते हैं तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का रोल बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जोरदार होने वाला है। ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, वो तो हो चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन हैज बीन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्रूशियल फॉर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स लोअर कार्बन। यूरोप लीड्स इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी डेवलपमेंट विथ 40% ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी। जितना ही इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी डिप्लॉयड है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 40% का है यूरोप में है। तो एक तरह से यूरोप ग्रीन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। द रीजन्स एम्बिशियस हाइड्रोजन स्ट्रेटजी पोजीशन इट एज अ लीडर इन द नियर टर्म। तो यूरोप जो है नियर टर्म में क्या है? एक लीडर की तरफ उभर रहा है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के? इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम इन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन नेसेसिएट द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम इंक्लूडिंग रिन्यूएबल पावर। अब ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए हमें रिन्यूएबल पावर चाहिए, उसके अलावा एनर्जी को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, ग्रिड सिस्टम चाहिए।
तो ये सब नेसेसरी इक्विपमेंट्स या नेसेसरी कंडीशंस हैं। पावर कन्वर्जन सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी मैचिंग द इलेक्ट्रोलाइजर रिक्वायरमेंट। जो इलेक्ट्रोलाइज करेगा H2O को, उस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइजर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए हमें उसको मैच करना पड़ेगा। Roadmap for accelerating supply and demand. The current challenge lies not in recognizing hydrogen potential, but in developing a clear roadmap to accelerate both the supply of green hydrogen and its demand and consumption. आगे बात करते हैं comparative environment impact. Traditional coal-based power plant are twice as polluting as natural gas plant. जो कंपेरेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि जो हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो नेचुरल गैस पावर प्लांट से ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, डबल पॉल्यूटिंग होता है। तो पहले हम कोल से कहाँ ट्रांजिशन कर रहे थे, नेचुरल गैस की तरफ, और नेचुरल गैस से कहाँ अब ट्रांजिशन करने का टाइम आ गया है, हाइड्रोजन की तरफ आ गया है। कंटिन्यूड इनोवेशन इन एडवांस गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल फ्यूल बर्निंग capabilities has led to significant reduction in emission from natural gas fired combined cycle पावर प्लांट। तो ये बताना चाहता है कि हम लोग कोल से नेचुरल गैस तक आए तो हमने काफी ज्यादा कार्बन एमिशन कम किया। अब नेचुरल गैस से हमें कहाँ जाना है, हाइड्रोजन तक जाना है, तो और ज्यादा हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे। हाइड्रोजन इमर्ज एज अ सस्टेनेबल फ्यूल। सस्टेनेबल क्यों है, क्योंकि पानी की तो कमी है नहीं, पानी की कमी नहीं है तो ये फ्यूल क्या होगा, सस्टेनेबल होगा, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद इन्वेस्टमेंट इन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। और मान लो कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, किसी और तरीके से हम H2 हाइड्रोजन को लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कार्बन भी निकलता है, कार्बन भी एमिट होता है। अब कार्बन एमिट होता है तो कार्बन को कैप्चर करने वाली टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जो कार्बन को कैप्चर करके जमीन के अंदर दबा दे। A combination of hydrogen and natural gas present a potential pathway to accelerating energy transition. तो हाइड्रोजन को भी और नेचुरल गैस को भी, नेचुरल गैस और हाइड्रोजन दोनों को अगर हम लेके आगे साथ चलते हैं तो यही फ्यूचर दिख रहा है, और यही एक रिलायबल एंड सस्टेनेबल पावर सप्लाई का फ्यूचर दिख रहा है। इससे बिजनेसेस को बेनिफिट होगा। नेचुरल गैस टरबाइन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन वगैरह से। यूटिलाइजिंग ग्रीन हाइड्रोजन कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ओवरऑल एमिशन, एमिशन कम होगा। डीकार्बनाइजेशन अप्रोच हमें लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट मैंडेट क्या है फॉर गैस बेस्ड पावर प्लांट? गवर्नमेंट मैंडेट रिक्वायर गैस बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन टू ऑपरेशनलाइज देयर प्लांट फ्रॉम May 1 to June 30 ड्यू टू पोटेंशियल प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव। हीट वेव की वजह से पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेशनलाइज करने के बाद गवर्नमेंट बोल रही है जून 30 तक कर लेना चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन को ब्लेंड करें नेचुरल गैस के साथ, कैन प्रोवाइड राउंड द क्लॉक पावर इंश्योरिंग अप टू 90% रिलायबिलिटी इन एनर्जी अवेलेबिलिटी। तो हमारे पास नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में अगर हाइड्रोजन को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं और हाइड्रोजन को हम ब्लेंड कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा पावर जनरेशन बढ़ जाएगा और रिलायबल भी होगा। कंपेलिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन, उससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, ग्रोथ इन डिमांड होगा, हाइड्रोजन का डिमांड ग्रोथ होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी 2022 में, जो एम करता है टू अचीव एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन मेट्रिक टन का, किसमें, ग्रीन हाइड्रोजन में। ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट यही है। इंपरेटिव फॉर सक्सेस, सक्सेस कैसे आएगा, कोलेबोरेशन से। कोलेबोरेशन किसका, इनोवेटर का, एंटरप्रेन्योर्स का, गवर्नमेंट का, सबका कोलेबोरेशन जरूरी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भर भारत ऐसे स्कीम जरूरी है जो कि हाइड्रोजन को और इसके इकोसिस्टम को क्या करे, बूस्ट करे। हाइड्रोजन के स्टोरेज को, स्टोरेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। हाइड्रोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे, रिसर्च रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। कटिंग एज इनोवेशन लेके आए, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिसिस। इनोवेशन सच एज हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिसिस प्रॉमिस इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अगर हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एफिशिएंसी और ज्यादा अच्छा रहेगा। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग कैसे हो, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल हो। इंपॉर्टेंस फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ये आपका जो भी है, फोटो हम किसको बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं। तो लाइट के जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके हम वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं, उसमें जो हीट है उसको यूज करके। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, बिल्डिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बड़ी इकोनॉमी की बात होती है। अगर आपने एक छोटी दुकान खोली, उस छोटी दुकान से आप बड़ी दुकान बढ़ाते गए तो आपका बहुत सारा इनपुट कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिल्डिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इनोवेटिंग अलोंग द वे आर क्रूशियल टू मेकिंग द ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई इकोसिस्टम कमर्शियली वायबल। इसको कमर्शियली वायबल होना जरूरी है।
ग्रीन हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन इज increasingly recognized as essential for global effort to reduce carbon emission. Impact of global trend क्या है? Global and regional trend will influence the growth of green hydrogen. Long term adoption क्या है? While adoption may take time, particularly in a country as populous as India, complete integration of green hydrogen across industry and sector is anticipated. कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा इन फ्यूचर, उसको हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं, बीजेपी फॉल शॉर्ट नीड एलाइज टू गवर्न। मतलब कि जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं आया, बट एनडीए को आया। मतलब बीजेपी के जो एलाइज हैं उनको मैंडेट आया। और यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हो वो 5 जून 2024 को जो न्यूज़पेपर डेटा दे रही हैं वो डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हो सकता है एक दो सीट्स ऊपर नीचे चेंज हो जाए और वैसा करने के लिए मिले। तो बात यहाँ पे क्या है, अगर एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है तो अगर गवर्नमेंट बनानी है, क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, अगर टोटल 543 सीट्स लोकसभा में है और 543 इलेक्टेड सीट्स लोकसभा में है तो इनका आप 50% करोगे तो कितना आएगा, 271.5 मिलेगा। मतलब 271.5 से ज्यादा ये नंबर ऑफ सीट चाहिए क्लियर मेजोरिटी के लिए। तो यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट करना पड़ेगा। तो बात यही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस पार्टी को क्या सीट मिला, बट दैट इज इररेलेवेंट, दैट इज बहुत रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अलायंसेज होंगे। अलायंसेज क्या होते हैं, अलायंस का डायनामिक्स क्या होता है वो हम समझते हैं। अलायंस क्या होता है, अलायंस एक पार्टी के साथ दो और पार्टीज अगर मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं और मेजोरिटी को लेके आते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलायंसेस बोलते हैं, है ना। अलायंस बोल सकते हैं या कोएलिशन गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो अभी क्या होने वाला है, कोएलिशन गवर्नमेंट होने वाला है। कोएलिशन गवर्नमेंट के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब फायदे और नुकसान के ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट के फायदे नुकसान के ऊपर अगर मेंस में इस साल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द एडवांटेज एंड कंसर्न एसोसिएटेड विद कोएलिशन गवर्नमेंट, तो आप क्या लिखोगे। तो आप पहले तो बताओगे कि कोएलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, जहां मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती हैं मेजोरिटी क्रिएट करने के लिए। उनको एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है बट उनको थोड़ा बहुत कंसर्न भी होता है। और ये ज्यादा कॉमन कहाँ मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इंडिया क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी अलायंसेस काफी ज्यादा होता है, बट इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। फिर भी यहाँ पे आपको अलायंस देखने के लिए मिलेगा। अब कोएलिशन गवर्नमेंट का एडवांटेज क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज इंक्लूडेड है तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वाइड होता है। मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारे पार्टीज को अपना कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कॉम्प्रोमाइज से करने से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है, एक्सट्रीम डिसीजंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इनहेंस अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नमेंट में होता है प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनकी अकाउंटेबिलिटी बाकी पार्टीज के लिए बढ़ जाती है। क्या स्टेबिलिटी होता है, कुछ केस में स्टेबिलिटी होता है, हमेशा स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इनोवेशन हो सकता है, क्योंकि जब एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लोगे तो इनोवेट करने पे आपको फोर्स किया जाएगा। कंसर्न्स क्या होते हैं कोएलिशन गवर्नेंस के, पॉलिसी ग्रिडलॉक, कई बार आप क्लियर पॉलिसी में पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक पार्टी किसी एक पॉलिसी को फेवर कर रही है, दूसरी पार्टी किसी दूसरी पॉलिसी को। फॉर एग्जांपल जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आता है, मान लो कि बीजेपी बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, बाकी अलायंस वाली पार्टी मना करें, कोएलिशन वाली पार्टी, तो ऐसे में पॉलिसीज का एक ग्रिडलॉक हो जाता है, पॉलिसीज का एक डेडलॉक बन जाता है, लैक ऑफ कोहेशन। बहुत सारी पार्टीज हैं तो आइडियोलॉजी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, है ना, फ्रेगमेंटेशन के चांसेस होते हैं, कोहेशन कम दिखता है, इनस्टेबिलिटी के चांस बहुत ज्यादा होता है, डिसएग्रीमेंट होने लगता है, लीडरशिप पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मे भी जब तीन चार पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाए या दो पार्टी मिलकर बनाए तो वहां पे जो सबसे मेन प्रोमिनेंट लीडर हो मे बी वो नहीं है, दूसरी तीसरी पार्टी उसको लाइक नहीं करें, तो ये हो जाता है। और फोकस सब पार्टीज का या छोटी पार्टीज का शॉर्ट टर्म पे चला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जर्मनी में देखने के लिए मिलता है, इंडिया में तो देखने के लिए मिलता ही है, इटली में देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल कोएलिशन गवर्नमेंट एक मिक्स बैग लेके आता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज भी है और जिसमें चैलेंजेस भी है। तो ऐसे करके आप आंसर अपना लिख सकते हो अगर मेंस में आपसे आंसर पूछा जाए तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।